कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नई दिल्ली में एक जर्नलिस्ट एक बुढ़िया की दुकान पर से एक खादी का कपड़ा खरीद रही थी जो कि एकदम मक्खन की तरह मुलायम कॉटन था। फिर वो बुढ़िया उसे बताती है कि ये खादी का कपड़ा बहुत महंगे कपास से बना है, इसकी खेती अब कोई नहीं करता, इसे थलकोना कपास के नाम से जानते हैं। फिर वो बुढ़िया उसे आधी अधूरी बात बताते हुए कहती है कि एक आदमी था जो इसकी खेती करता था। फिर वो जर्नलिस्ट इस मुद्दे पर एक आर्टिकल लिखने का सोच लेती है। फिर वो अपने बॉस से मिलकर उनको उस कपास पर एक आर्टिकल छापने का सुझाव देती है। बॉस इस टॉपिक को हल्के में ले रहा था और वो उनको परमिशन दे देता है न्यूज़पेपर में कॉर्नर में थोड़ी सी जगह में आर्टिकल छापने की। लेकिन ये आर्टिकल पढ़ने के बाद सनसनी फैल जाती है। फिर पीएम ऑफिस से दबाव डाला जाता है न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने पर और उनके ऑफिस में सीबीआई ऑफिसर आते हैं। उस कंपनी का बॉस नलिनी पर भड़क उठता है और नलिनी को जॉब से निकाल देता है। फिर सीबीआई ऑफिसर भी नलिनी से उस आर्टिकल के बारे में और भी बातें पूछते हैं, लेकिन नलिनी को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर नलिनी तलकोना के लिए निकल पड़ती है। वहाँ उसे सब कुछ तबाह हुए दिखाई पड़ता है, चारों तरफ राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो वहाँ बने एक मूर्ति की पूजा करता है, जो किसी भगवान की नहीं बल्कि किसी आदमी की थी। फिर नलिनी उससे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था और रुई की फैक्ट्री कहाँ है, ये मूर्ति जिसकी है वो आदमी कौन था। फिर वो बूढ़ा उसका इंट्रो देते हुए उसे बताता है उस दिन कुरुक्षेत्र जैसी आग थी, पहाड़ आग से लाल हो चुके थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे महाकाल ने तीसरी आग खोल दी थी। बस इतना बताते हुए बूढ़ा चला जाता है। फिर नलिनी वहाँ के पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ के सीआई से मिलती है और उससे भी यह पूछती है कि पहाड़ी पर कौन रहता था और एक साल पहले यहाँ क्या हुआ था। तब वो सीआई उससे कहता है कि मैं बता दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है ये, बस इतना जान लो वो आदमी नहीं शैतान है शैतान। फिर वो सीआई उसे सलाह देते हुए कहता है कि वो इन सब में न पड़े क्योंकि एमएलए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर नलिनी उस एमएलए सोमेश्वर रेड्डी के पास जाती है। एमएलए के आदमी के हाथ में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। नलिनी उनको ध्यान से देखती है। फिर वो आदमी उसे एमएलए से मिलाता है। एमएलए का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे एक खास तरीके की थेरेपी दी जा रही। फिर नलिनी एमएलए के सामने पहाड़ी का नाम लेती है। उतने में ही एमएलए के साथ साथ उसके आदमी भी कांपने लग जाते हैं। फिर एमएलए का आदमी जल्दी से नलिनी को बाहर ले जाता है। फिर नलिनी उसी आदमी से पूछती है। उस आदमी के मना करने पर नलिनी उसे ब्लैकमेल करती है क्योंकि नलिनी ने उसके हाथ का टैटू देख लिया था जो किसी लॉकर का नंबर था। फिर वो आदमी उसे बताता है कि उस आदमी का नाम सहदेव वर्मा है और वो कपास उगाता है। बहुत से आदिवासी उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं और बिना उसकी परमिशन के एक चींटी भी उसके गेट के अंदर नहीं जा सकती थी। एक दिन एमएलए के आदमी प्रचार करने आए थे, तब उनमें से एक अपनी होशियारी बताते हुए एमएलए का पेम्पलेट गेट के अंदर फेंकता है। इधर सहदेव धनुष से तीर छोड़ता है, निशाना लगता है। फिर क्या था, पेम्पलेट समेत तीर उस आदमी के पिछवाड़े में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं एमएलए के घर एक मशहूर बिजनेसमैन राजेश रोमानी आता है। उसकी ज़रूरत उसे यहाँ खींच लाई थी। वो उस एमएलए को बताता है कि उसकी रिसर्च के मुताबिक उस पहाड़ी वाली जगह पर बॉक्साइट का भंडार है। फिर वो आदमी उसे वो गांव खाली कराने को कहता है। बदले में वो इस काम के लिए उस एमएलए से 300 करोड़ रुपए की डील करता है और एडवांस में उसे 10 करोड़ रुपए भी दे देता है। फिर नलिनी समझती है कि ये कहानी सिर्फ बॉक्साइट की ही है और उस आदमी की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती। वो अपने आर्टिकल में यही सब छापने वाली थी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। तब पीछे बैठा प्रमोद नाम का एक आदमी उसे डरा देता है और अपने साथ ले जाता है। प्रमोद उसे एक अनजान जगह ले जाता है। वहाँ नलिनी को पता चलता है कि वो रॉ डिपार्टमेंट से है। फिर वो उसे बताता है कि उस पहाड़ी पर ईगल रहता था जो कि दुनिया का बेस्ट शूटर है, उसके निशाने से कोई नहीं चूक सकता। एक दिन गोवा पोर्ट से एक कंटेनर निकलता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स थे। वहाँ पर एक आर्म डीलर को शूट करके उसके सारे वेपन्स कोई और चुरा ले जाता है। ऐसा कई बार हो रहा था और वहाँ सबूत के तौर पर राइफल की बुलेट मिलती है, जिसे देखकर पता चलता है कि ये काम बेस्ट शूटर ईगल का है। फिर प्रमोद यूरोप जाता है ईगल का पता लगाने। वहाँ वो किसी माफिया से मिलता है और ईगल के बारे में पूछता है। फिर वो उसे ईगल का एक किस्सा सुनाता है। एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था जिसने अपनी कड़ी सुरक्षा रखी थी, बहुत सारे आदमी, बुलेट प्रूफ दरवाजे, लेकिन फिर भी उसे ईगल ने मार दिया। सोचने वाली बात यह थी कि एक फैन जो बहुत स्पीड से चल रहा था, उन पंखुड़ी के बीच से ईगल ने निशाना लगाया था। फिर प्रमोद ईगल का पता लगाने के लिए हथियार वाले ट्रक से चोरी करने वाले का पीछा करता है।
सारे हथियार उसी लोकेशन पर जाते हैं जहां सहदेव वर्मा खेती करता था। सारी बात जानने के बाद फिर नलिनी के मन में सवाल उठता है कि क्या सहदेव वर्मा और ईगल दोनों एक ही आदमी है। फिर वो वापस विकास के पास जाती है। विकास उसे बताता है। फिर हम देखते हैं राजेश रुमानी के आदमियों को मरते हुए। फिर राजेश अपने लॉकर रूम में चला जाता है। वहाँ उसे सहदेव मिलता है। सहदेव उसे बताता है कि बाहर जो उसके लोग मरे वो उसी का काम था। राजेश उससे माफ़ी मांग लेता है और उस एमएलए को कॉल करके कहता है बॉक्साइट को भूल जाओ, लेकिन एमएलए हार मानने वालों में से नहीं था। राजेश के रास्ते से हटते ही उसका लालच और भी बढ़ गया था। अब उसे 300 करोड़ नहीं बल्कि 3000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट दिखने लगा था। फिर वो सहदेव के घर जाता है और उससे कहता है कि वो पहाड़ी वाली ज़मीन उसे दे दे, बदले में वो हर एक किसान को 1 करोड़ रुपए देगा। सहदेव उसे मना कर देता है और धमकी देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद की कहानी विकास उसे नहीं बताता। फिर विकास और सीआई को आपस में बात करते नलिनी पद्मा के बारे में कुछ बातें सुन लेती है। फिर वो पद्मा से मिलने जाती है। पद्मा उसे बताती है कि वो आर्मी में थी, उन तक पहुँचने वाले हथियार कोई चुरा रहा था। फिर उसका सीनियर उसे अल्ताफ से मिलने को कहता है जो हथियार सप्लाई करता था। अल्ताफ पद्मा को एक ट्रैकर देता है। इस बार वेपन्स के साथ ट्रैकर भी रख दिया जाता है। इस बार उनको ट्रक की लोकेशन पता चल जाती है। वो सारे हथियार उसी पहाड़ी की लोकेशन दिखा रहे थे जहाँ सहदेव रहता था। फिर पद्मा वहाँ पर काम पर लग जाती है और जो हो रहा था उस पर नजर रखती है। वो खुद कंफ्यूज थी कि सहदेव अच्छा आदमी था या बुरा, क्योंकि वो लोगों के लिए मसीहा था। पद्मा भी उसे पूरी कहानी नहीं बताती। फिर लूना नलिनी को एकनाथ के पास ले जाता है जो जानता था कि 1 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। वहाँ एक बच्चा था जिससे लूना पूछता है सहदेव के बारे में। बच्चा उसे बताता है कि सहदेव उसका अच्छा दोस्त है और वो उसके साथ उठता बैठता भी था। फिर नलिनी एमएलए के खास आदमी के पास जाकर पूछती है। तब वो बताता है कि उस दिन एमएलए ने एक आदमी को सहदेव को मारने का काम दिया था। उसी दिन जय वेपन्स का ट्रक लेकर अंदर जाता है। प्रमोद भी उस ट्रक को फॉलो करता हुआ वहां पहुंच जाता है और पद्मा भी उस ट्रक को फॉलो कर रही थी। जैसे ही ट्रक अंदर घुसता है वो गुंडे भी अंदर सहदेव को मारने के लिए घुस जाते हैं। सहदेव को उनके आने का पता चल जाता है। फिर सहदेव आग बंद करके बड़े मजे से एक एक की खोपड़ी खोल देता है। फिर जय हथियार से भरे ट्रक को बेसमेंट में ले जाता है। पद्मा भी उसी ट्रक में बैठी थी। जय को पता चल चुका था कि पद्मा उन पर नजर रखे हुई है। फिर जय लाइट्स ऑन करता है। चारों तरफ लाखों वेपन्स थे। फिर जय पद्मा को एक कुर्सी के सहारे बांध देता है और सहदेव मरे हुए आदमियों को एमएलए के पास भेज देता है ट्रक भरकर, और एमएलए को वार्निंग देकर 24 घंटे वहीं रुकने को बोल देता है। इधर प्रमोद के पास उसकी राह प्रमुख का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि उसने कॉम्बैट फोर्स भेज दी है ईगल को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ पद्मा के ग्रुप वाले भी वहां आ रहे थे। उनके साथ कुछ नक्सली भी थे। इतने सारे लोग एक अकेले आदमी को मारने आ रहे थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईगल क्या चीज़ है। फिर प्रमोद ईगल के पास जाता है। ईगल के पूछने पर वो बताता है वो टेलीफोन सर्विस सेंटर से है, लेकिन ईगल को पता था कि वो रॉ डिपार्टमेंट से है। फिर जय उसे भी पद्मा के पास बांध देता है। फिर ईगल वार्निंग सायरन बजा देता है। फिर वो नक्सली अंदर घुसते। तब ईगल एक जगह शूट करता है। फिर बहुत सारी बंदूकें अपने आप चलती है और उन नक्सलियों का खात्मा हो जाता है। फिर एक ऑफिसर को ईगल दिख जाता है। वो उसे शूट कर देता है। ईगल को गोली लग जाती है। इसके बाद सीन कट होता है। फिर हमें पता चलता है कि राजेश रुमानी ने सहदेव के कहने पर एक आदमी काली प्रताप जो कि जेल की सजा काट रहा था उसे छुड़वा दिया। फिर नलिनी जय से मिलती है। फिर जय उसे आगे की कहानी बताता है। ईगल को काली प्रताप जो कि पुलिस में था उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो उस दिन उसे शूट करने ही वाला था। तभी कोई लड़की वहाँ से गुजरती है जिसे देखकर ईगल मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर एक दिन कुछ लुटेरे रचना का सारा सामान उससे छीन लेते हैं। तब ईगल उनमें से एक के पैर पर शूट करता है। फिर वो लोग डरकर उस लड़की का सारा सामान वापस लौटा देते हैं। फिर सुहाना नाम की एक छोटी सी लड़की रचना और ईगल को मिलाने का काम करती है। रचना ईगल से पूछती है कि वो क्या करता है। तब उसे खोने के डर से ईगल उससे झूठ बोलता है कि वो बुरे लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। रचना उससे कहती है कि वो हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए काम करे। रचना उसे बताती है कि उसे बड़ी खुशी हो रही है कि उसने इतने अच्छे आदमी को चुना। रचना और ईगल दोनों शादी कर लेते हैं। फिर रचना प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर एक दिन आतंकवादी हमले में रचना और सुहाना दोनों मारे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो आतंकी हमला हुआ उसका जिम्मेदार ईगल है, क्योंकि उसने ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस पुलिस वाले को मारने का जो वेपन्स खरीदने वाले आतंकवादियों को पकड़ने वाला था। वो सुहाना का बाप था, इसलिए ईगल ने उसकी जान नहीं ली। लेकिन उस दिन आतंकवादी गिरोह को वेपन्स ले जाने दिया और उनको पकड़ने आए काली प्रताप को रोक लिया
और उन्हीं आतंकवादियों ने उसकी पत्नी रचना और सुहाना की जान ले ली। ईगल ने एक बाप से उसकी बेटी छीन ली। उसी दिन उसने ठान लिया था वो हथियार गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। फिर उस दिन जब उसे गोली लगी थी उसके बाद भी उस अकेले ने तबाही मचा दी थी। वहाँ मौजूद काली माँ की मूर्ति के हाथों में भी बंदूकें लगी। लगातार गोलियां चल रही थी। आर्मी वालों को पीछे हटना पड़ता है। रॉ डिपार्टमेंट वाले एयर स्ट्राइक करने की सोच लेते। इधर जय ईगल का ट्रीटमेंट करता है। फिर वहाँ काली प्रताप भी आ जाता है अपनी बेटी का बदला लेने। ईगल उसे बंदूक देते हुए कहता है कि वो अपना बदला पूरा कर ले उसे मार के। तब काली उससे फाइट करता है और उसे धमकी देता है कि उसका मिशन बर्बाद कर देगा। तब ईगल उसे कहता है कि उसने उसकी वाइफ को वादा किया है कि एक भी हथियार गलत हाथों में नहीं जाने देगा। फिर ईगल उसे बताता है कि 10 साल से कोई उसका वेट कर रहा है। फिर नलिनी काली प्रताप से मिलती है। फिर काली उसे बताता है कि 10 साल से जो उसका इंतजार कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि ईगल की बेटी है। ईगल ने प्रायश्चित के रूप में अपनी बेटी से दूर रहकर उसे काली प्रताप की बातें सुनाई, उसी की फ़ोटो दिखाई और अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर हो गया और अपनी बेटी उसे सौंप दी। और उस दिन ईगल ने सारे हथियारों को नष्ट कर दिया था विस्फोट करके। और उस दिन के बाद से ईगल किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो अब भी अपने वादे पर कायम है। एक भी हथियार उसकी नज़र से बच नहीं सकता। वो ईगल की तरह आसमान से सब पर नज़र बनाए हुए है।